अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन में कोरोना के बढ़ते वार और वबा से बचाव के लिए उलमाए कराम की अपील पर भी बात होगी, लेकिन सबसे पहले आपको बताएंगे कि वज़ीर आज़म ने दो टोक अंदाज में बता दिया है कि अफसरशाही अब नहीं चलेगी। करप्शन और खराब कारकर्दगी पर जो भी पकड़ा गया उसका तबादला नहीं होगा, वो नौकरी से जाएगा। उन्होंने सर्विसेज रिफॉर्म्स लाने का ऐलान किया और कहा है कि नया बल्दियाती निज़ाम ला रहे हैं जिससे इनकलाबी तब्दीली आएगी। कचरे से सीवरेज तक हर मसले का हल बल्दियाती हुकूमत करेगी। कौन सी डिपार्टमेंट्स हैं, मैं देख रहा था कि कौन कौन सी जो हमारी मिनिस्ट्रीज़ हैं उनके सबसे कम कंप्लेंट्स हैं, बल्कि लोग उनसे खुश हैं। तो हमारे लिए भी आसान हो जाएगा सज़ा और जज़ा का निज़ाम देना। जब हमें पता चलेगा कि कौन परफॉर्म कर रहा है और कौन नहीं कर रहा, तो ये हमारे लिए भी आसान होगा। और जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी कर सकेंगे। उनको भी किसको प्रमोशन देनी है, किसको बोनसेस देने हैं और किसको हमने निकालना है गवर्नमेंट से, क्योंकि हमने एक नए सिविल सर्विस रिफॉर्म्स भी लेके आ रहे हैं। उसके अंदर भी हम जब देखेंगे कि कोई गलत काम कर रहा है, जो पकड़ा गया उसकी ट्रांसफ़र नहीं करेंगे कहीं, उसको किसी और डिस्ट्रिक्ट में नहीं भेजेंगे, उसको फिर सर्विस से निकालेंगे। और उस पे आवाम आपकी हमें बड़ी ज़रूरत है कि आप हमें पूरी अपनी फीडबैक दें। तनख्वाह रोकने का बदला एएमसी मुलाजिम कोरोना पॉजिटिव आने के बावजूद इंतकामन डायरेक्टर एचआरएम के गले लग गया। बाद में इंकशाफ किया कि वो मोहलिक वायरस का शिकार है, जिससे दफ्तर में खलबली मच गई। इस पर मजीद बात करेंगे समा के नुमाइंदे अली हफीज से। अली हफीज, बदला लेने का ये नया अंदाज इंतहाई खतरनाक है, मामला क्या है ये बताइए कि उस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर कराची दफ्तर में मौजूद थे या नहीं? जी बिल्कुल, शहर का सबसे बड़ा बल्दियाती इदारा है बल्दिया उस्मा कराची। यहाँ पर इंतहाई जो है हैरानकुन और दिलचस्प वाकया पेश आया है। अपने दफ्तर में मौजूद थे सीनियर डायरेक्टर एचआरएम ह्यूमन रिसोर्सेज के डायरेक्टर हैं जमील फारूकी। अचानक एक मुलाजिम अंदर दाखिल होता है कमरे में, उनसे गले मिलता है, उनका भूसा लेता है और फिर बताता है कि ये है उसकी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट, वो कोरोना में मर्ज में मुब्तला है। उसका ये कहना है, उसने दरखास्त रिसीव करवाई है एडमिनिस्ट्रेटर की और कहा है कि उसके माँ बाप कोरोना के पेशेंट है, वो खुद कोरोना का पेशेंट है, लेकिन जो डायरेक्टर है एचआरएम की जमील फारूकी, इन्होंने इसकी तनख्वाह रोक ली है और सीट से हटा दिया है। जिसके बाद अब ये इंतकामन यहाँ पर आया था और अपनी रिपोर्ट भी उसने दिखाई और दरखास्त भी जो है एडमिनिस्ट्रेटर केएमसी के पास दरखास्त जमा करवा दी है, जिसमें इसने कहा है कि इंतकामन यहाँ पर आया है कोरोना की हालत में, गले भी मिले, भूसा भी लिया सीनियर डायरेक्टर का। जैसे जब इसने रिपोर्ट दिखाई उसके बाद जो कमरे में मौजूद थे अफसरान, उनमें खलबली मच गई। तमाम लोग जो है कुर्सियां छोड़ के जो है वो दीगर कमरों में चले गए। फिर सिक्योरिटी अमले को जो है वो बुलाया गया। बड़ी मुश्किल से जो है कोरोना पॉजिटिव मुलाजिम जो है शहजाद अनवर, इसको यहाँ से जो है केएमसी बिल्डिंग से बड़ा मुश्किल से निकाला गया। बहुत ही हैरानकुन है। इसने जो दरखास्त जमा करवाई है वो भी सामान्य हासिल जी बिल्कुल, ये बिल्कुल हैरानकुन मामला है। बदला लेने का एक नया अंदाज है। अच्छा ये बताइएगा कि डायरेक्टर ने अपना कोरोना का टेस्ट करवा लिया है, उनका क्या कंडीशन है इस वक्त? जी इस वक्त जमील फारूकी जो है परेशान हो गए और जिस अमले ने जो मुलाजमीन ने पॉजिटिव कोरोना पॉजिटिव मुलाजिम था, जो है पेशेंट है शहजाद अनवर, इससे हाथ मिलाया था, उसके बाद तमाम लोगों ने जो है अस्पताल से रुजू कर लिया है। अभी जमील फारूकी टेस्ट नहीं हुआ। उनका ये कहना है कि वो खुद भी परेशान है, ये क्या हरकत की है। इससे पहले माजी में केएमसी के अंदर ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती कि एक मुलाजिम आता है, गले मिलता है, भूसा लेता है और उसके बाद अपनी रिपोर्ट पेश करता है कि वो कोरोना का मुलाजिम है। ये सब कुछ इसने जो किया है, इसका दावा ये है, इसकी शिकायत ये कि डायरेक्टर एचआरएम जमील फारूकी ने इसकी तनख्वाह रोकी और इस पर दबाव डाल देते कि वो जो पैसे अली हफीज, ठीक है, शख्स का मौकफ अपनी जगह पर है, लेकिन इस शख्स के लिए कोई कार्रवाई की गई है? इतने लोगों की सेहत को इसने खतरे में डाला है? जी अभी ये कहा जा रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची के इल्म में जो है ये सूरत लाई जा रही है। म्युनिसिपल कमिश्नर को दरखास्त की गई है कि इस अफसर के खिलाफ जिस मुलाजिम ने ये कार्रवाई की है, जिसने ये एक्शन किया है और दीगर लोगों की जानों को खतरे में डाला है, इसके खिलाफ दीगर लोगों की जानों को खतरे में डाला है। तनख्वाह रोकने का बदला केएमसी मुलाजिम कोरोना पॉजिटिव आने के बावजूद इंतकामन डायरेक्टर एचआर के गले लग गया। अपडेट कर रहे थे अली हफीज, आपका शुक्रिया। और सिंध फूड अथॉरिटी की मोच को पुलिस के हमरा मुश्तरका कार्रवाई। हब रिवर रोड पर जायदुल मियाद चॉकलेट से भरा हुआ ट्रक पकड़ लिया। चॉकलेट फैक्ट्री का पता लगाकर उसे सील करके 3 लाख रुपए जुर्माना भी कर दिया गया। तफसीलात जान लेते हैं। समा के नुमाइंदे अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी अशरफ खान, बताइए इस सिलसिले में मजीद। जी बड़ा इंकशाफ हुआ है कि जो एक्सपायर्ड चॉकलेट है वो छोटे और कच्ची आबादियों के बच्चों को खिलाने के लिए यहाँ पे बेची जाती थी, उसका इंकशाफ हुआ है। सिंध फूड अथॉरिटी ने मॉस्को पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई की है और रात गए जो ये कार्रवाई की है तो ट्रक जो पकड़ा है उससे जायदुल मियाद जो चॉकलेट है बड़ी मिकदार में ट्रक में भरी हुई थी, जो कि वो तल्फ करने के लिए एक निजी फैक्ट्री से लेकर आया था और जो पता चला कि वो जाके बाजार में
फरोख्त करता था, जो कच्ची आबादियां उन बच्चों को खिलाता था, और उसको ये तल्फ करने के लिए दिया गया था, जिसके बाद ये फैक्ट्री पे जाके उन्होंने छापा मारा है। छापा मार के उस फैक्ट्री में जांच किया है, तो वहां से कंफर्म हुआ, उनको स्लिप भी मिली है कि वहां से ये ज़ायदुल मियार चॉकलेट जो उसको तल्फ करने के लिए बेची गई थी, और उसके बाद वो तल्फ करने के बजाय बाजारों में बेच रहा था। और उसके साथ साथ ये तमाम जो फैक्ट्री को भी सील कर दिया गया, 3 लाख का जुर्माना भी किया है, और साथ में जो तल्फ शुदा जो एक्सपायर्ड चॉकलेट मिली थी उनको तल्फ कर दिया गया सिंध फूड अथॉरिटी ने, और उनको ये भी तंबीह किया है कि फौरी तौर पे इनके जो हालात थे जो फैक्ट्री के बहुत अबतर थे, जिसको उनको भी ठीक किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका अशरफ खान। मसाजिद को बंद नहीं किया जा सकता, वजीर आजम इमरान खान ने फैसला सुना दिया। SOPs पर सख्त अमल दरामद की हिदायत कर दी। वजीर आजम ने कहा कि उलमाए कराम कोरोना आगाही में किरदार अदा करे। दूसरी जानिब यौम दुआ पर मुल्क भर में नमाज जुमा के इज्तिमात में खुसूसी दुआएं की गईं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कोरोना की दूसरी लहर में भी मसाजिद को बंद नहीं किया जाएगा। वजीर आजम इमरान खान ने फैसला सुना दिया। वजीर आजम ने वफाकी वजीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी से मुलाकात में कहा कि मसाजिद खुली रखी जाएं और हिफाजती इक़दामात पर सख्ती से अमल किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि वजारत मजहबी उमूर NCOC और उलमाए इकराम से राबते में रहे। उलमा व मशाइख कोरोना के फैलाव के खदशात और एहतियाती तदाबीर से मुताल्लिक अवाम को आगाही दें। दूसरी जानिब यौम दुआ पर मुल्क भर की मसाजिद में नमाज जुम्मा के बाद खुसूसी दुआएं मांगी गईं। मेरे मालिक कोरोना की मुसीबत से निजात अता फरमा, इलाही कोरोना को हमसे दूर कर दे मौला, हमारे गुनाहों को माफ फरमा। इलाही मौत तो वैसे ही आनी है, लेकिन इस कोरोना की मुसीबत से मौला निजात अता फरमा दे। उलमाए इकराम ने अपील की कि कुछ अरसे के लिए जलसे जुलूस मौखर कर दिए जाएं। यौम दुआ मनाने का ऐलान गुज़िश्ता रोज सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की सरबराही में उलमा इकराम के इजलास में किया गया था। आरिफ अलवी का कहना था कि उलमा इकराम कहेंगे तो लोग बाजारों में भी एहतियात करेंगे। और ऐसे में मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती तकी उस्मानी ने अपने पैगाम में कहा है कि कोरोना वबा को मामूली ना समझा जाए। आवाम मास्क लगाए बगैर हरगिज़ घर से बाहर ना निकलें। मदारिस में भी तलबा और असातिज़ा कोरोना का शिकार हुए हैं। एहतियात ना की तो सभी मुजरिम होंगे। कि वबा उसकी एक दूसरी लहर आजकल आई हुई है। डॉक्टरों का कहना है कि ये पहले से ज़्यादा शदीद नौयत की है, और ख़ुद हमारे जानने वालों में असहाबे मदारिस में मसाजिद के से ताल्लुक़ रखने वालों में एक बहुत बड़ी तादाद इस वक्त इस कोरोना की बीमारी में या मुब्तला है या वफ़ात पा चुकी है। तमाम लोग बड़ी एहतियात से काम लें और जो एहतियातें बताई गई हैं उन पर सख्ती के साथ अमल करें। ख़ास तौर पर मास्क पहने बगैर घर से बाहर ना निकलें, ख़ास तौर से जहाँ पर इज्तिमा होता है, मसाजिद में, मदारिस में। कराची 20.12% शरह के साथ कोरोना केसेस में सबसे आगे निकल गया। इंसदादे कोरोना टास्क फोर्स के रुकन डॉक्टर फैसल महमूद कहते हैं अस्पतालों में मई जून जैसी सूरत हाल पैदा हो रही है। सेहतियाबी के बाद भी मरीज नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो रहे हैं। वो प्रोग्राम नया दिन में बात कर रहे थे। और कोरोना की दूसरी लहर हर गुजरते दिन के साथ खौफनाक सूरत इख्तियार करती जा रही है, मगर इसके बावजूद रावलपिंडी के बाज़ारों में SOPs पर अमल दरामद ना होने के बराबर है। शहरी कहते हैं कि जब अवामी नुमाइंदे को ही एहसास नहीं तो हम क्या करें। सदाकत अली की रिपोर्ट। कोरोना से बचाव में लापरवाही का नतीजा बड़ी तबाही। बार बार बताने के बावजूद लोग हैं कि समझ ही नहीं रहे। रावलपिंडी के बाजारों का हाल तो देखिए, दुकानदार हो या खरीदार, सभी SOPs की धज्जियां उड़ाने में एक दूसरे से आगे। वायरस की शिद्दत और नुकसानात से तो आगाह, फिर भी लापरवाह। आखिर क्यों? सवाल पर जवाब कुछ यूं मिलता है। क्या मास्क पहने, ये जो जुलूस वाले, जलसे वाले, ये क्या कर रहे हैं? खुद तो हिफाजत में बैठे हो, लेकिन उन गरीबों से पूछो जो जुड़ के साथ आपके चल रहे हैं। दुकानों में नो मास्क नो एंट्री का असूल भी पसे पुष्ट डाल दिया गया। बाजारों में SOPs कौन लागू करवाएगा? ताजर कहते हैं अवाम जाने और हुक्मरान। जो दुकानदार है वो अपनी दुकान के अंदर तो जो है वो कर सकता है। रोड के ऊपर जो आने वाली अवाम है उसके ऊपर तो जो भी अमल दरामद करवाना है वो तो गवर्नमेंट ने करवाना है। गैर जिम्मेदारों को कौन समझाए कि कोरोना के इज्तिमाई चैलेंज से निपटने के लिए हर एक को इनफरादी जिम्मेदारी पूरी करना होगी। वबा मजीद बेकाबू हुई तो सबका नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा।
کورونا کی دوسری لہر، پشاور کے تینوں بڑے تدریسی اسپتالوں کی OPDs محدود کر دی گئی ہیں، جس کی وجہ سے مریضوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں راہم یوسفزئی۔ خیبر پختونخوا میں کورونا کے بڑھتے کیسز، پشاور کے تینوں بڑے تدریسی اسپتالوں میں انتظامیہ نے OPDs میں مریضوں کی تعداد کم کر دی۔ پشاور میں کورونا کے داخل مریضوں کی تعداد 300 سے تجاوز کر گئی ہے۔ OPD کو ہم نے لمٹ کیا ہے۔ LRH کی OPD میں ہم 1000 مریضوں کو پرچہ ایشو کرتے ہیں، اس میں ایسے آپریشنز بھی کرتے ہیں تھرو OPD جو بہت زیادہ ضروری ہوں۔ اس کے علاوہ ہماری ایمرجنسی جو ہے وہ 24 آورز جو ہے وہ اوپن ہے۔ OPDs کی تعداد کم ہوئی تو مریض بغیر چیک اپ کے واپس جانے پر مجبور۔ اسی امید پہ آتے ہیں کہ ہم ادھر آئیں گے LRH میں علاج کروانے کے لیے، لیکن کورونا کی وجہ سے ادھر مریضوں کی تعداد بھی ان لوگوں نے کم کر رکھی ہے، پرچیاں کم بناتے ہیں۔ مریضوں نے SOPs کے تحت OPD کی تعداد میں اضافے کا مطالبہ کر دیا۔ انتظامیہ کے مطابق کورونا کی دوسری لہر میں کمی کے بعد مریضوں کی تعداد بڑھائی جائے گی۔ کیمرامین عابد خان کے ساتھ راہم یوسفزئی، سما، پشاور۔ کراچی کے انتظامیہ نے ضلع وسطی میں مائکرو اسمارٹ لاک ڈاؤن میں 14 روز کی توسیع کا اعلان تو کر دیا، لیکن زمینی حقائق کیا ہیں جان لیتے ہیں خورشید عالم کی رپورٹ میں۔ ضلع وسطی کی 19 یونین کمیٹیوں میں مزید 14 روز تک مائکرو اسمارٹ لاک ڈاؤن برقرار رہے گا، مگر اعلان کردہ علاقوں میں راستے اور گلیاں بند دکھائی نہ دیے۔ نہیں، یہاں سے تو کوئی گلی بند نہیں ہے۔ 8 بجے کے بعد سناٹا ہوتا ہے، یہاں پہ 8 بجے کے بعد سناٹا ہوتا ہے، باقی تو دن میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ضلع وسطی میں عوام کی اکثریت کورونا سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل کرتے نظر نہیں آئے۔ کورونا کے کیسز تو بند نہیں کی، پولیس والے آئے تھے، 2 دن آئے تھے، اس کے بعد نہیں آئے۔ فی الحال کوئی گلی بند نہیں ہے یہاں پہ، تو لاک ڈاؤن تو جیسے 8 بجے دکانیں کھلتی تھی، مطلب صبح 8 بجے کھلتی ہیں، شام کو 8 بجے بند ہو جاتی ہیں۔ کورونا کے بڑھتے کیسز آنے کے بعد ڈپٹی کمشنر ویسٹ نے بھی 5 سب ڈویژن میں مائکرو اسمارٹ لاک ڈاؤن نافذ کر دیا۔ فیصلے کا اطلاق آج رات 12 بجے سے ہوگا۔ کیمرامین عمران شاہد کے ساتھ خورشید عالم، سما، کراچی۔ 40 دن میں بننے والا اسلام آباد انفیکشن ڈیزیزز اسپتال 5 ماہ بعد بھی مکمل آپریشن نہ ہو سکا۔ وزارت صحت نے اسپتال میں بیڈز کی تعداد 150 تک بڑھانے کے لیے وزیر اعظم کو خط لکھ دیا ہے۔ مزید جانتے ہیں ارم خان سے۔ ارم خان، کہا تو یہی گیا تھا کہ یہ پروجیکٹ 40 ڈیز میں کمپلیٹ ہو جائے گا، لیکن پھر تاخیر ہوئی۔ کیا لکھا ہے وزارت صحت نے اپنے خط میں؟ جی بالکل صبا، یہ 40 دن کی ریکارڈ مدت میں ہسپتال بنا تھا اور 5 ماہ بعد بھی اس ہسپتال کو مکمل آپریشنل نہ کر سکا۔ ابھی تک وہاں پر صرف 30 سے 35 بیڈ موجود ہیں، جبکہ اب وزارت صحت کو ہوش آ رہا ہے اور انہوں نے 50 سے 150 بیڈ تک جو ہے اس کی استعداد بڑھانے کے لیے وزیر اعظم سے مدد مانگ لی ہے اور ان سے 54 کروڑ روپے کی بھی درخواست کی ہے۔ اور معاون خصوصی صحت فیصل سلطان سے جب ہم نے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ ہسپتال جلدی میں بنایا گیا اور آپریشنل بھی ہوا، لیکن کورونا کی جب پہلی لیئر نیچے گئی تو ہمیں بھی تھوڑی سی اسپیس مل گئی۔ اب ہم اچھے ہیلتھ ورکرز کا چناؤ کریں گے اور اچھے ہسپتال کی ضمانت بھی یہی ہوتی ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یقینی طور پر ہمیں تھوڑی سی دیر ہو گئی ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جو بھرتیوں کا عمل ہے وہ تھوڑا سخت ہو۔ جو کرائیٹیریا رکھا گیا ہے ہیلتھ کیئر ورکرز کا، ڈاکٹرز کا، پیرامیڈک اسٹاف کا، وہ کافی سخت ہے۔ 2-3 دن لگا کے انہوں نے انٹرویوز بھی کیے ہیں ڈاکٹرز کے، اور اب وہاں پر وہ HR بڑھا رہے ہیں۔ تو ایک تشویش کی بات ہے کیونکہ دوسری لہر ملک میں آ چکی ہے۔ وزارت قومی صحت نے خود یہ جاری کیا تھا کہ ملک میں کورونا کی دوسری لہر آ گئی ہے اور دوسری لہر آئے ہوئے بھی 1 سے 2 ماہ ہو چکے ہیں۔ 40 دن میں بننے والا اسلام آباد انفیکشن ڈیزیزز اسپتال تاحال تاخیر کا شکار ہے۔ رپورٹ کری تھی ارم خان، آپ کا شکریہ۔ اور سرد موسم میں کورونا کی دوسری لہر زیادہ تباہی پھیلانے لگی ہے۔ دنیا بھر میں اموات 15,11,000 سے تجاوز کر گئی ہیں۔ 6,55,00,000 سے زائد وائرس کا شکار ہو چکے ہیں۔ اٹلی میں کرسمس کی خوشیاں مان پڑنے کا امکان ہے، سفری پابندیاں لگائی جا سکتی ہیں۔ ملکی سیاست میں ایک بار پھر ڈیل کی افواہیں گردش کرنے لگی۔ نواز شریف اور زرداری کا ایک ہفتے کے دوران 3 بار رابطہ ہوا۔ ذرائع کے مطابق مفاہمت کے بادشاہ سابق وزیر اعظم اور مولانا فضل الرحمان کی اسٹیبلشمنٹ سے دوستی کے لیے سرگرم ہو گئے۔ بات نہ بنی تو تحریک میں تیزی لائی جائے گی۔ کچھ آپ ٹھنڈے ہو جائیں، تھوڑا ان سے کہتے ہیں لچک دکھائیں، بات بن گئی تو بیچ کا راستہ نکل ہی آئے گا۔ پاکستان کی سیاست میں ایک بار پھر ڈیل کی بازگشت۔ مفاہمت کے بادشاہ آصف علی زرداری اپوزیشن کے دیگر قائدین کے معاملات درست کرانے کے لیے سیاسی چالیں چلنے لگے۔ نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان کا لہجہ نرم کرانے کے لیے سرگرم۔ آصف علی زرداری نے دونوں قائدین کو اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات پر تیار کرنے کی کوشش کی۔ نواز شریف اور آصف علی زرداری کے درمیان ایک ہفتے میں 3 بار ہونے والے رابطوں کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔
बाखबर जराए बताते हैं कि आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ एजेंडा तैयार कर रहे हैं, जिसके तहत एतमाद साजी, कानून साजी और फिर आखिरी मरहला फैसला साजी का होगा। डील की सूरत में नवाज शरीफ पर से दबाव कम करने पर भी गुफ्तगू हुई। पीडीएम की शराइत पर ताकतवर हल्के राजी हुए तो बात आगे बढ़ेगी। पसे पर्दा मुज़ाकरात नाकाम हुए तो तहरीक में मजीद तेजी आएगी। आसिफ जरदारी फजलुर रहमान को पहले ही एतमाद में ले चुके हैं। संजय साधवानी, समा, कराची। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने हुकूमत को धमकी दे डाली। कहा, अगर मुल्तान जैसे हालात लाहौर जलसे में भी पैदा किए तो तसादुम हो सकता है। सूरत हाल खराब हुई तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। जितने चाहे मुकदमा दर्ज कर लें। 13 दिसंबर से पहले गिरफ्तारी हुई तो सख्त रद्द अमल होगा। अगर मुल्तान में जो है वो इंतजामिया ने क्रैकडाउन किया तो उसके बाद फिर जलसा नाकाम तो नहीं हुआ। लोग निकले हैं सुबह 10-11 बजे तो फिर इंतजामिया तो गायब थी। ट्रैफिक पुलिस तक जो है वो छोड़ के अपनी ड्यूटियाँ जो भाग गए थे। ये हालात जो हैं अगर उन्होंने लाहौर में पैदा किए तो उससे मैं समझता हूँ कि तसादम और कोई हादसा भी हो सकता है। तो फिर इनकी मर्जी है, फिर हमें जो है वो इसमें जो है वो कल कोई दोष ना दे। तो ये है कि ये इस तरफ आगे ना बढ़े, लेकिन अगर इन्होंने आगे बढ़ना है तो फिर उसकी जिम्मेदारी इन पे होगी। मुकदमा ये बड़े शौक से जितने चाहें दर्ज कर लें, लेकिन अगर ये गिरफ्तारियों की तरफ बढ़े 13 दिसंबर से पहले तो उसके जो है वो रिपरकशंस बहुत जो है वो गहरे होंगे। मियां नवाज शरीफ को मशवरा ये है कि वो न सिर्फ इलाज अपना मुकम्मल कराएं बल्कि इस नाअहल और नालायक टोले का भी इलाज मुकम्मल करके वापस। और हुकूमत कैसे गिरानी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने अपोजिशन को मशवरा दे दिया है। कहा, गलियों में धक्के खाने से हुकूमत टस से मस नहीं होगी। हमें घर भेजना है तो तहरीक अदम एतमाद ले आएँ। अगर आपके अपने अरकान ने भी साथ दे दिया तो काम बन जाएगा। हुकूमत एक आइनी और जमहूरी रास्ते से आई है और वही आइनी और जमहूरी रास्ता हुकूमत को घर भेजने का है। इतने पापड़ बेलने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए अपोजिशन को। आसान तरीन फोरम पार्लियामेंट पंजाब के अंदर भी और वफाक के अंदर भी। हमें घर भेजना चाहते हैं तो कागज़ के एक टुकड़े पे सिर्फ तहरीक अदम एतमाद लिखनी है और स्पीकर के चैम्बर में जमा करा देनी है। अगर आपके साथ आपके अपने एमपीए भी खड़े होंगे और एमएनए खड़े होंगे तो आपको इस तरह गली गली खजल ख़राब होने की ज़रूरत ही ना पड़ेगी। नून लीग को जलसे से पहले अपनी सफ़ों के अंदर सरप्राइज़ मिलेगा और हम देंगे कि जो वोट को इज़्ज़त दो की बात कर रहे थे उन्होंने वोट को कैसे पमाल किया। वजीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं, पीडीएम कहती है वोट को इज्जत दो लेकिन वोटर को कोरोना से मरने दो। चमन में मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद का कहना था कि महंगाई भी कंट्रोल हो जाएगी और इमरान खान भी 5 साल पूरे करेंगे। पीडीएम के बारे में वो कहते हैं वोट को इज्जत दो, लेकिन वोटर को जो है वो कहते हैं कोरोना से मरने दो। ये 11 पार्टियां सिर्फ इसलिए इकट्ठी हैं, उनके खिलाफ सिर्फ करप्शन के केसेस हैं। किसी को जमहूरी आज़ादी या मीडिया की आज़ादी किसी और सिलसिले में ये नहीं बोल रहे। ठीक हो जाएगा। सारी दुनिया में देखें, महंगाई सारी दुनिया में इसकी लहर चली है। इमरान खान की हुकूमत की बेहतर मनसूबाबंदी पर इससे बेहतर हैंडल किया गया, इंशाल्लाह भी करेंगे। बाकी आप पीडीएम में भूल जाए। ऐसी कई जनवरियां आई और कई चली गई। इंशाअल्लाह ताला इमरान खान 5 साल पूरे करेगा, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अल्लाह से मुझे पूरी पीडीएम के जलसों से हुकूमत को कोई परेशानी नहीं। पाकिस्तानियों की अक्सरियत ने अपनी राय का इजहार कर दिया है। पल्स कंसल्टेंट सर्वे के मुताबिक अक्सरियत ने एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ मियां नवाज शरीफ के बयानिए को भारतीय मौक़िफ़ करार दिया है। इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयान मुस्तरद। नवाज शरीफ का बयानिया भारतीय मौक़िफ़ करार। पाकिस्तानियों की अक्सरियत ने राय दे दी।
पल्स कंसल्टेंट सर्वे के मुताबिक 51% पाकिस्तानियों का कहना है कि नवाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयान देकर नरेंद्र मोदी की जबान बोल रहे हैं, जबकि 23% अफराद इसे सियासी बयान से ज्यादा कुछ नहीं समझते। 44% लोगों का ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून के टुकड़े हो सकते हैं, जबकि 32% को ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। 45% अफराद ने ये राय भी दी कि पीडीएम जलसों से हुकूमत को कोई परेशानी नहीं, मगर 35% लोगों को खदशा है कि ऑपोजिशन इत्तेहाद हुकूमत के लिए मुश्किलात का सबब बन सकता है। पंजाब की मुआवने खुसूसी बराए इतलात फिरदौस आशिकवान कहती हैं कि अगर वो वफाकी काबीना से अलग ना होती तो उन्हें हार्ट अटैक या नर्वस ब्रेक डाउन हो जाता। उन्होंने कहा है कि वो मुनाफिक नहीं है, सीधी और दो टोक बात करने से कुछ लोग उनसे नाराज हुए। वो समा से खुसूसी गुफ्तगू कर रही थी। पंजाब से एमएनए हैं, कैबिनेट में बैठते हैं, तो उनका हक है कि अपनी राय दें। मुल्तान में तसादम होता, हम जवाब देते। हमें मशरों से ज्यादा हकायक को देखना है। यकीन था ट्रूथफुल परवेज मेरे लीडर की तरफ से था, मुझे हैंडल करने दो। पीटीआई के अंदर बैठा मेरे हवाले से कोई नेगेटिव परसेप्शन रखता है, उसको हकायक का इल्म नहीं है। मैं हमेशा सुकून में होती हूँ। आपने मुझे कभी परेशान नहीं देखा होगा। अगर ये ना होता ना भट्ट साहब, या मुझे हार्ट अटैक होता या मेरा नर्वस ब्रेकडाउन होता। 20-20 घंटे काम करती थी, मेरी नींद पूरी नहीं हो रही थी। मैंने पूरे अपने पॉलिटिकल कैरियर में ना कभी कोई मेडिसिन ली, लेकिन ये 1 साल जो था ना इतना स्ट्रेसफुल था और मैंने इतनी टेंशन ली। 1 साल की टेंशन और मेरी जिंदगी भर की टेंशन एक बराबर है। कॉफी पी के ना मुझे एसिडिटी और प्लस ब्लड प्रेशर, तब जाके मैंने बीपी की मेडिसिन। जिस दिन से मैं उस सीट से हटी, मैंने एक टैबलेट भी टच भी नहीं की। और रावलपिंडी में दहशतगर्दी क्या फिर से सर उठाने लगी? पीर वदाई बस अड्डे पर होने वाला धमाका देसी साख्ता बम से किया गया। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने तस्दीक कर दी है। वाक़े में 1 शहरी जाँ बहक और 7 जख्मी हुए हैं। सदाकत अली की रिपोर्ट देखिए। रावलपिंडी में दहशतगर्दी, पुरहुजूम इलाके पीर वधाई में धमाका। 500 ग्राम वजनी देसी साख्ता बम इस्तेमाल किया गया। नमाज पढ़ने के जब आए रास्ते में आ रहे थे तो ये देखिए ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट जो फ्रीजर थे वो भी अंदर से सारे बोतलें भी जल गए, उनमें भी ब्लास्ट दोबारा शुरू हुआ है। बाहर भी चेंच को आग लगी है। बहुत जोरदार सा ये धमाका हुआ है और आप खुद देख सकते हैं, जख्मियों को ले गए अस्पताल। धमाके में चिंची रिक्शा और मोटरसाइकिल तबाह। अफजल खान नामी 45 साल शहरी जाँ बहक। पुलिस और बम डिस्पोजल स्क्वाड ने फौरी मौका पर पहुंचकर शवाहिद जमा किए। इमदादी टीमों ने एक जख्मी को मौका पर ही इब्तिदाई तिब्बी इमदाद देकर फारिग कर दिया। जाँ बहक शख्स और 6 जख्मियों को होली फैमिली अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में डिप्टी कमिश्नर ईस्ट के रिकॉर्ड रूम में अचानक आग लग गई। डोमिसाइल और पीआरसी का अहम रिकॉर्ड जल गया, ताहम आग लगने की वजूहात सामने न आ सकी। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं शाहनवाज अली कादरी। कराची में डीसी ईस्ट के दफ्तर में आतिशज़दगी, आग लगने से पीआरसी और डोमिसाइल का अहम रिकॉर्ड जल गया। गुलशन इकबाल में सिविक सेंटर के करीब वाक़े डीसी ऑफिस की पहली मंजिल पर रिकॉर्ड रूम में अचानक आग लग गई। चंद लम्हों में आग ने शिद्दत अख्तियार की। डोमिसाइल पीआरसी का ये बहुत पुराना रिकॉर्ड पड़ा हुआ है और तकरीबन 10:30-11 बजे आग लगी हुई थी। फायर ब्रिगेड के एक फायर टेंडर और 2 वाटर बाउजर की मदद से आग पर काबू पाया गया। आग लगी या लगाई गई, तहाल वजूहात सामने नहीं आ सकी। जब आए यहाँ पर रजिस्ट्री ऑफिस में तो बाहर से हमने देखा कि धुआं हो रहा है और फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ वगैरह आई। फिर इसके बाद तकरीबन 2 घंटे के बाद जाके आग पर काबू पा लिया गया अल्हम्दुलिल्लाह। हाल ही में सरकारी मुलाजमतों पर जाली डोमिसाइल और पीआरसी पर भर्तियों के खिलाफ एमक्यूएम के रहनुमा ख्वाजा इजारुल हसन ने सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर रखी है। इस मौके पर रिकॉर्ड रूम में आग लगने के वाक़े ने कई सवालात को जन्म दिया है। डोमिसाइल और पीआरसी का इतना अहम रिकॉर्ड इतने गैर संजीदा अंदाज में क्यों रखा गया था? रिकॉर्ड रूम में आग बुझाने का इंतजाम क्यों मौजूद नहीं था? कैमरामैन अली मुशर्रफ के साथ शाहनवाज अली, समा, कराची। और इसी पर ही मजीद बात करेंगे कि एमक्यूएम के रहनुमा ख्वाजा इजहार ने डीसी ऑफिस के रिकॉर्ड रूम में आग लगने के वाक़े की तहकीकात का मुतालबा कर दिया है। कहा, ये जितनी आग लगाना चाहें लगा लें, आखिर कितना रिकॉर्ड जला लेंगे? ऐसे ओछे हथकंडे अदालतों को गुमराह नहीं कर सकते। ये भी समा टीवी की तरफ से ये इत्तला है कि डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के डोमिसाइल पीआरसी में आग लगी है। देखें, हम तो ये चाहते हैं कि सारे जाली डोमिसाइल पीआरसी सभी को आग लग जाए,
کیونکہ یہ بوکس بھرتیاں، یہ بوکس تعلیمی اداروں میں ایڈمیشن، ہم نے تو اس کے خلاف ہے، لیکن جتنی آگ لگا لیں، ہماری تو پٹیشنیں ابھی پیچھے 3 پٹیشنیں اور تیار ہیں، تو کیا کریں گے؟ صوبے کے سارے کاغذات دفتروں میں جو ہیں سب کو آگ لگائیں گے؟ ہم سمجھتے ہیں جو لگی آگ ہے، ہم اس خاک کی بھی تحقیقات کریں گے. ایسے کوئی بھی حربے عدالت کو گمراہ نہیں کر سکتے. ہماری پٹیشن پر عمل ہمیں ہر حال میں کروانا ہے. قانون کی عملداری، سندھ میں رائج قانون کی عملداری کے اوپر ہم کھڑے ہیں، اور یہ خاص طور پر سندھ کے نوجوانوں کے بنیادی حق کا مسئلہ ہے، ان کی تعلیم کا، ان کے روزگار کا. تو یہ آگ لگانے سے کچھ ہوگا نہیں. ہمیں تو ان افسران کے ریکارڈ، ان کے افسران کی سروسز کو آگ لگانا ہے جنہوں نے سندھ میں جعلی ڈومیسائل اور PRC کو بیچ. وزیر اعلیٰ ہاؤس میں کراچی کوآرڈینیشن کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں وفاقی وزیر اسد عمر، مراد علی شاہ اور DG ISI نے شرکت کی. سما کے نمائندے سنجے سادوانی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سنجے، بتائیے گا کیا فیصلے ہوئے ہیں اس میں؟ جی بالکل، وفاقی وزیر اسد عمر کہتے ہیں تجاوز ہٹانے میں سندھ حکومت کے ساتھ ہے، وفاقی حکومت مکمل طور پر سپورٹ کرے گی. وزیر اعلیٰ سندھ نے بتایا ہے کہ جو محمود آباد نالہ ہے اس کی ری ماڈلنگ، ری ڈیزائن کے لیے LED کام کر رہی ہے. ری ڈیزائن کے بعد 270 ملی میٹر بارش کا پانی 12 گھنٹوں میں نکل جائے گا. اس کے علاوہ کورنگی میں جو نالہ ہے اس کی گہرائی کے متعلق بھی گفتگو کی گئی ہے. NDM میں 700 ارب کے لیے جو ہے وہ کراچی پر جو کام ہوگا وفاقی حکومت کو دینے کا مجاز ہوگا، جو بھی خرچہ ہوگا وہ وفاقی حکومت کرے گی. اجلاس میں محمود آباد راج نالے کی ری ڈیزائننگ کی بھی منظوری دی گئی ہے. وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ LED یونیورسٹی گجر نالے اور اورنگی نالے کی ری ڈیزائن 15 جنوری تک مکمل کر دے گی، جس کے بعد انہیں بھی جو نئے طرح بنانے کا فیصلہ کیا جائے گا. نالوں سے تجاوزات ہٹانے اور جو متاثرین ہیں ان کو ری سیٹلمنٹ کرنے میں صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت مدد کریں گے. K4 کو بھی آگے بڑھانے کا گفتگو کی گئی ہے. جی بہت شکریہ آپ کا. ابھی آپ کو بتائیں کہ اس وقت ریڈیو اسکول ایجوکیشن کے پورٹل کا آغاز کے موقع پر وزیر اعظم اظہار خیال کر رہے ہیں. میتھمیٹکس کا تو بڑا مشکل ہوتا ہے بچوں کے لیے، یعنی پہلے سے بچے دیہاتی علاقوں میں پیچھے رہ جاتے ہیں، تو یہ بڑا کمپنسیٹ کر سکتا ہے دور دراز علاقوں میں اگر آپ اس کا استعمال کریں. پہلے تو ٹیچرز کو بھی، لیکن پھر دور دراز علاقوں میں اگر انشاءاللہ کووڈ کے بعد بھی پھر بھی ہم پہنچ سکتے ہیں، کم از کم بہتر ایجوکیشن دے سکتے ہیں. کیونکہ ابھی پھر سے پرابلم آتا ہے کہ وہاں مجھے میاں والی کا جو 2 تحصیلیں ہیں، عیسیٰ خیل جو تحصیل ہے وہ بڑی ریموٹ ہے، تو ادھر ساری جو بچیوں کے اسکول ہیں وہ بند پڑے کیونکہ وہ بچیاں پڑھتی نہیں ہیں، وہاں فیمیل ٹیچرز نہیں ملتی، تو وہ ایک وشس سرکل میں پھنسے ہوئے. نرسز نہیں ملتی وہاں، کیونکہ وہ دور علاقہ ہے، یہاں سے لیڈی ڈاکٹرز جاتی نہیں ہیں، وہاں سے ڈاکٹرز پروڈیوس نہیں ہو رہی، تو ایک وشس سائیکل میں یہ بڑے بیکورڈ علاقے پھنسے ہوئے ہیں. تو یہ بڑی اچھی اپرچونٹی ہے کہ ہم ان علاقوں کے اندر جب تک ہمارے پاس انفراسٹرکچر نہیں ڈیولپ ہوتا تو ہم وہاں تک پہنچ سکتے ہیں اس کے ذریعے. یہ جو آپ نے نئی چیزیں آپ اور میرے خیال میں اس سے آپ نے سیکھا بھی بہت ہے، اس میں بڑی لیسنز ہیں. یہ بڑا اچھا کیا آپ نے وہ جو انٹریکشن کیا، کیونکہ جب آپ نے انٹریکشن کیا ہوگا لوگوں سے تو کئی چیزوں کا آپ کو پتہ چلا ہوگا جس سے آپ امپروو کر سکتے ہیں. جو فائنلی جو آپ کی آخر میں سمجھتا ہوں بہت بڑی کامیابی ہے، ایک کریکولم سنگل سلیبس، یعنی کور سلیبس جو ہے سارے پاکستانیوں کے لیے وہ ایک ہو. یہ میں 24 سال سے پبلک کو وعدہ کر رہا ہوں کہ جب بھی انشاءاللہ اللہ باری دے گا تو ہم ایک سلیبس لے کے آئیں گے. یہ سب سے مشکل کام ہے، یہ آسان نہیں ہوگا، آپ کو اس میں بڑی رکاوٹیں آئیں گی، لیکن اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں ہے. یہ کرنٹ جو سسٹم ہے، یہ جو ملک میں ڈویژنز پیدا کرتا ہے، اردو میڈیم، انگلش میڈیم، دینی مدرسے، یہ ملک کو یہ ہمیں ایک قوم نہیں بننے دیتا. صحیح بات ہے. آپ جن لوگوں کے اوپر سب سے زیادہ پیسہ خرچ کرتے ہیں ان کو ڈی پاکستانائز کروا دیتے ہیں، یعنی پاکستانیت ان میں کم کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں. یہ ہر جگہ جدھر کلونیل سسٹم آف ایجوکیشن تھا، جدھر میں وہ پڑھا تھا سنگاپور میں، وہاں چائنیز میڈیم، انگلش میڈیم، وہاں بھی پوری ایک ڈویژن آ گئی ایلیٹ کو، اور یہ ہر جگہ انڈیا کے اندر بھی انہوں نے گریپل کیا. تو یہ ایک سلیبس ایک قوم بنائے گا، اور اس کا جو کورس
कोर्स सब्जेक्ट्स हैं वो सबको पढ़ने चाहिए। सो उससे ये एक इनकलाब है मेरे लिए। और इनकलाब के अलावा जो हम अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देते अपने निचले तबके को ऊपर आने के लिए, पूरी एक लिमिट उनके पोटेंशियल पे लिमिट पैदा कर देता है जो हमारा सिस्टम है। तो नंबर 1 वो। सेकेंडली दीनी मदरसों को मेन स्ट्रीम करना, ये बहुत बड़ी ये इंशाल्लाह ये आगे आप जाके ये बहुत बड़ी सर्विस है पाकिस्तान में। मैं आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए GW लेटनर की किताब, वो मैंने पढ़ी, जो पहला गवर्नमेंट कॉलेज का प्रिंसिपल था लाइटनर। उसने जो पूरा बताया कि कैसे अंग्रेज़ों ने हमारा मुसलमानों का एजुकेशन सिस्टम ख़त्म किया 1857 के बाद। और अंग्रेज़ों ने जब उससे पहले उसने पंजाब की लिटरेसी रेट दिखाई थी तकरीबन 80% थी। कैसे एक बड़ी ये लिटरेट कौम थी और कैसा जो पुराना सिस्टम था वो बड़ा ज़बरदस्त था, और कैसे जो मदरसों की टॉप लाइन स्टैंडर्ड बहुत ऊंची थी, क्योंकि और उनके सब यानी एस्ट्रोनॉमी, फिलॉसफी, एरिस्टोटल, ये सब पढ़ाया जाता था। और कैसे उन्होंने उनकी इंडाउमेंट्स ख़त्म की और उनके सारे एंड में उनको तनख्वाहों पर रखा, स्टाफ किया सिस्टम। और एक्चुअली 1857 के बाद लिटरेसी गिरती गई जो थे। सो ये जो आप दीनी मदरसों को, और दीनी मदरसों में सारे सिख भी जाते थे, हिंदू भी जाते थे, यानी सब पढ़ते थे वहाँ जाके। तो वो जो सिस्टम हमारा तबाह हुआ और अब मदरसों को बिल्कुल आइसोलेट कर दिया, ये बहुत बड़ी सर्विस आप कर रहे हैं। तो और जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसकी बड़ी ज़रूरत है। और स्किल्स एजुकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है इस वक्त। स्किल्स एजुकेशन, क्योंकि यंग पॉपुलेशन है, उनको रोज़गार चाहिए। जब तक आप उनको हुनर नहीं सिखाएंगे तो वो उनको रोज़गार, तो ये ये हमारी प्रायोरिटी है शफकत। जितनी भी आपको मदद चाहिए गवर्नमेंट की, क्योंकि ये प्रायोरिटी एरिया है एजुकेशन, उसमें भी हमारे 2 सूबों में तो हम पूरी तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, पंजाब में और पख्तूनख्वा में, और बलूचिस्तान में भी असल में कोalition गवर्नमेंट है। तो हम कम से कम इन प्रोविंसेस के अंदर, और ये इस्लामाबाद को प्लीज़ एक मॉडल बनाएं। इस्लामाबाद में सारा जो आप एक्सपेरिमेंट करें, ताकि इसको एक सारे देखें कि ये एक मॉडल एजुकेशन हमारा ये जो इलाका इस्लामाबाद एरिया को, इसको प्लीज़ बनाएं। दूर दराज आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म का रेडियो स्कूल और एजुकेशन पोर्टल के आगाज़ की तकरीब से इज़हार ख्याल, जिसमें उनका कहना है कि यकसा निसाब तालीम ना होने से मुश्किलात हैं।